गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है दिसंबर 28 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स नए और कुछ पुराने करने वाले हैं। बेसिकली कुछ की तो हम लोग रिवीजन ही करेंगे। जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक रहेगा, छोटा सा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, तो ये आज के दिन वाले पर्सपेक्टिव से करेंगे। उसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन के लिए हमारी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, म्यूनसिपैलिटी स्पेशली, उनमें एक ट्रिपल टेस्ट जो है वो करना पड़ता है इलेक्शन से पहले, तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़े समय पहले महाराष्ट्र में भी न्यूज़ में था, अभी उत्तर प्रदेश में न्यूज़ में है, तो क्यों न्यूज़ में है वो बात करेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन आसाम के लिए अभी होने वाला है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, तो ये क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको। राम सेतु के बारे में छोटा सा टॉपिक है, पुराना है, थोड़ा इसको देख लेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन सी होती है वो थोड़ा देखने वाले हैं, और दो एडिटोरियल आज का मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला तो आता है अफ्रीका के लिए, क्योंकि देखिए अभी G20 का इंडिया जो है प्रेसिडेंट है, तो हम लोग ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीका को उसके अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कोविड को लेकर दुनिया भर में जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, है ना, उनका इम्पैक्ट क्या है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हम लोग उससे लेसन्स ले सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ये तो नहीं कहूँगा मैं आज कोई बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक है जो हमें पहले नहीं किया हो, सारे टॉपिक लगभग हम लोगों ने थोड़े किए ही हैं, बट एक रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, पहली बार अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो, एनालिसिस देख रहे हो, तो भी वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि हम आपको कुछ पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ें दे रहे हैं। बाकी अगले महीने से ही, जनवरी से, अपना नया फाउंडेशन कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको वो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ आप हमारे वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। 2023 के लिए अगर अटेम्प्ट दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो 22 जनवरी से वो भी लॉन्च हो रही है। बाकी बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे होने वाले हैं, मैराथन सेशन होगा, क्रैश कोर्स होगा, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए जी, ज़्यादा डिले नहीं करते, सीधा करते हैं काम की बात। तो आज बहुत खास हुआ था दिन, और ये देखिए, ये ऐतिहासिक पिक्चर है, कोई छोटी मोटी पिक्चर नहीं है भाई। ये 1885 में मुंबई में जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये उसकी फ़ोटो है। इसके अंदर 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, सबकी काउंटिंग कर सकते हो, पूरा 72 ही आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। आपको सबको पता है कि एक इंग्लिश पर्सन थे, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट ऑल्सो, ए.ओ. ह्यूम, है ना तो उनके इनिशिएटिव के ऊपर कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये सबको पता है। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि अरे ये तो अंग्रेज, देख अलग अलग थ्योरीज हैं इसके लिए। कुछ लोग एक स्कूल ऑफ थॉट ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने इसलिए की थी ताकि उनके अगेंस्ट में रिएक्शन ना हो सके, प्रोटेस्ट ना हो सके। तो अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि इंडिया के कुछ लॉयलिस्ट जो लोग हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं जो लॉयलिस्ट हैं, वो अंग्रेजों के साथ में रहें, उनके साथ मिलकर काम करें, ताकि इंडिया में दोबारा से 1857 जैसा रिवोल्ट ना हो सके। एक ये थ्योरी है। दूसरी जो थ्योरी आती है वो थ्योरी कहती है सेफ्टी वॉल थ्योरी, है ना। अब इसलिए जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, कि कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था ताकि प्रोटेस्ट ना हो सके, दोबारा से 1857 ना हो सके। सेफ्टी वॉल थ्योरी इसको बोलते हैं। दूसरा थ्योरी ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी कांग्रेस से पहले, ऐसा नहीं कि कांग्रेस से पहले से थी नहीं भाई, कांग्रेस से भी पहले कई सारी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, अलग अलग स्टेट लेवल पे। हाँ, ये नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी पहली थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि देखिए ऑलरेडी इंडिया में माहौल बन रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट, तो इसके बहाने से हमें ये चीज़ें मिल गई। और जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बेसिकली इस बात का जवाब दिया है अगेंस्ट सेफ्टी वॉल थ्योरी, गोखले जी ने 1913 में ये कहा था कि भैया देखिए, अगर कोई इंडियन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाता या कोई और ऑर्गेनाइजेशन को बनाता, तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स कभी भी उसको अलाउ नहीं करते। भाई देखिए, उस समय तो ब्रिटिशर्स ही सुप्रीम पावर हुआ करती थी, तो हर चीज़ आपको उनके हिसाब से करनी पड़ती थी, राइट। अब बहुत ज़्यादा आज कहना आसान है कि आप सड़कों पे आइए, प्रोटेस्ट करिए एंड ऑल दैट, आसान है। ब्रिटिश इतनी बड़ी पावर हुआ करती थी, और सारी चीज़ें थी, तो आसान नहीं था। तो इनका क्या कहना है कि अगर हम लोग कोई इंडियन अगर इसको बनाता तो डेफिनेटली उसको अलाउ नहीं किया जाता, उस मूवमेंट को बहुत जल्दी दबा दिया जा सकता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे और मूवमेंट को दबाया गया था। अब क्योंकि ये किसी इंग्लिश मैन के द्वारा बनाई गई थी और वो भी एक बहुत ही जाने माने ऑफिसर्स थे, तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स इसको उतना अपोज नहीं कर सके, है ना। और ब्रिटिशर्स भी जो है बाद में इस मूवमेंट के अंदर आए और उसको सप्रेस नहीं कर पाए, तो ये एक अच्छी मूवमेंट थी। तो ये इसके सक्सेसफुल होने का रीज़न ये भी बहुत बड़ा है कि किसी अंग्रेज के द्वारा इसके इनिशिएटिव में बनाया गया था, है ना। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं,
लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी थे और काफ़ी ज़्यादा डाउट की नज़र से देखते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक तो ये बेनिफिट उन्होंने इसका जवाब दिया है पहले से ही। तो 1885 में जो है 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक भैया वो पहली मीटिंग चली थी। डब्ल्यूसी बैनर्जी जो है उसके चेयरपर्सन हुआ करते थे, राइट? तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इनिशियली जो कांग्रेस का दौर था, खासकर शुरुआती 20 इयर्स, तो उसमें मॉडरेट्स, राइट, नरम दल जिसको कहते हैं हिंदी में, तो मॉडरेट्स ही डोमिनेट किया करते थे। और क्योंकि ये देखिए पढ़े लिखे लोग थे, जमींदार थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। अब सोच के देखिए यार, ऐसे आदमी सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जबकि इनको पता था आप सड़कों पे जा नहीं सकते क्योंकि ब्रिटिशर्स भैया फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू बी सुप्रीम पावर। तो 20 सालों तक इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया, माहौल बनाया, देश के छोटे छोटे सिटीज़ में, टियर 2 सिटीज़ में ऑर्गेनाइजेशंस ओपन की, मेंबरशिप ओपन की। तो 20 साल तक ग्राउंड पे जो है वो काम किया। फिर उसके बाद जो है मूवमेंट ने जो जोर पकड़ा, और फिर गांधी जी के आने के बाद जो मूवमेंट ने एकदम से जो है पीक पे गई है मूवमेंट, है ना, तो वो इन मॉडरेट्स को हमें थैंकफुल बोलना चाहिए। आप पहले दिन से ही जो है इस सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आज भी ये देख लीजिए, आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अगर आप सरकार के अगेंस्ट में, अगर आप अथॉरिटी के अगेंस्ट में सड़कों पे जाओगे तो भैया आपकी लाठी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और हर मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट टेल्स यूपी गवर्नमेंट टू होल्ड सिविक पोल्स विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। देखिए भैया ऐसा रहता है ना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया 5 साल के बाद म्यूनसिपैलिटी का सिविक बॉडी का इलेक्शन होना चाहिए। 5 साल से एक दिन भी आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया हुआ है। अब 5 साल के बाद इलेक्शन तो आपको करवाना ही है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। रिजर्वेशन तो होता ही है, एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन। तो यूपी में क्या हो रहा है इस समय, यूपी में इलेक्शन तो होना है, ठीक है, 31 जनवरी लास्ट डेट है, इसके बाद इलेक्शन होगा। बट यूपी की गवर्नमेंट ने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जो उसको फॉलो करना चाहिए था। अब इसके दो कारण हो सकते, मतलब इसके दो आउटकम हो सकते हैं। एक आउटकम तो ये हो सकता है भाई 31 जनवरी के बाद उसका टेन्योर बढ़ा दीजिए सिविक बॉडी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि 31 जनवरी के बाद नहीं हो सकता। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप ट्रिपल टेस्ट पास कर सकते हो। अब यूपी की गवर्नमेंट ने जो है ट्रिपल टेस्ट भी नहीं करवाया है। ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी रिजर्वेशन आप दे नहीं सकते। महाराष्ट्र में भी यही दिक्कत हुई थी। हाई कोर्ट ने ये कहा है यूपी की गवर्नमेंट को कि भाई 31 जनवरी से पहले या तो ट्रिपल टेस्ट करवाओ, अदरवाइज सिविक बॉडी के इलेक्शन कंडक्ट कराओ विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन देने से पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। पहला तो यह है कि आप एक कमीशन बनाइए। कमीशन बनाना बहुत जरूरी है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए। ये जो है ग्राउंड पे जाके इंक्वायरी करेंगे कि भैया वहां के जो ओबीसी हैं कितने बैकवर्ड हैं, ऑल दैट। अपनी उस स्टडी के बेसिस पे वो रिकमेंड करेंगे कि कितना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए, 10%, 5%, 15%, 20%, 30-40%, जितना भी होगा वो रिकमेंड करेंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कमीशन बनाएगा, कमीशन जो है स्टडी करेगा, स्टडी के बेस पे रिकमेंडेशन करेगा, और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए एससी एसटी और ओबीसी का मिला के, तीनों का। ये होता है ट्रिपल टेस्ट। अब ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी नहीं करवाया था, बाद में इनको मजबूरी में करवाना पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट ने प्रेशराइज किया। यही अभी यूपी में होने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ट्रिपल टेस्ट के बारे में, इससे ज्यादा तो फिर वो अलग चीजें हो जाएंगी। इंडियाज बिड टू बीट सर्वाइकल कैंसर, ये ऊपर मैंने इंक्लूड नहीं किया था कंटेंट में, यहाँ पे हल्का सा आपको बता देता हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था। सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ठीक है, ये नाम है इसका, पापिलोमा वायरस, ठीक है, इस वायरस से होता है। और जो यूट्रस होता है, अपर पार्ट ऑफ जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन वजाइना होता है, वहाँ पे जो है ये वायरस रहता है, और कई बार इन्फेक्शन वगैरह की वजह से यहाँ पे ये कैंसर क्रिएट कर सकता है, राइट। और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है भैया इंडिया में वीमेन में ये, लेकिन हाईली इग्नोर्ड भी है, इग्नोर किया जाता है इसको, और बहुत सारी डेथ भी होती है इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड देखें तो इंडिया के अंदर दुनिया के 23% केस आते हैं, और 22% केस आते हैं, 23% केस डेथ होती है इंडिया में हर साल ओवरऑल। अगर आप ग्लोबली देखें 2022 में
1 लाख, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट क्या लिखा हुआ है, देयर वर एन एस्टिमेटेड 6,04,127 कैंसर केसेस इन 2020। इतने केस हैं भाई, ठीक है। 1 लाख वीमेन में से 13.3 न्यू केस आ रहे हैं हर साल। इंडिया में थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। टारगेट क्या है? टारगेट ये है 2030 तक इसको 4 केस करना है, मतलब 1 लाख वीमेन में से 4 की लिमिट तक लेके जाना है सर्वाइकल कैंसर को। वो कैसे होगा? वो होगा भैया वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन के बारे में तो कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि आप प्राइवेट अगर जाके वैक्सीन लगवाते हो तो 2-2,500 रुपए की लगती है। कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट यस वो 1500 से 2000 के बीच में रहता है। अब इतना तो वैक्सीन यहाँ पे लगवाते नहीं हैं लोग, है ना? और ये कहाँ पे होता है? यंग वीमेन में ज़्यादा शुरुआत होती है इसकी, खासकर 9 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। तो सरकार ने कहा कि भाई हम लोग इसको वैक्सीन तो देंगे ही ऑफ कोर्स। तो हमारे कंट्री में ऑलरेडी एक बहुत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर 12 डिसीज़ का जो वैक्सीन लगाया जाता है। तो उसमें एक हम लोग और डिसीज़ यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन होती है उसका नाम होता है CERVAVAC, ठीक है? सर्वावैक, ठीक है? ये हम लोग देंगे। 19 ईयर से 14 ईयर की जो एज के बच्चे हैं, जो गर्ल्स होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, स्कूल में ही हम उनको वैक्सीन देंगे, ठीक है? क्योंकि एनरोलमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है फॉर्चुनेटली इंडिया में। बट ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे होंगे, तो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, मोबाइल हेल्थ टीम्स जो है बनाई जाएंगे, गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके जो है सर्वे करेंगे एंड ऑल दैट, उनको जो है वैक्सीन दे देंगे। तो आयुष्मान भारत का जो हमारा हेल्थ वेलनेस सेंटर वगैरह है, उनका हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। चैलेंज तो वही है, दिक्कत तो हर प्रोग्राम के अंदर आती है, तो यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इंडिया में, ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से कई जगह आप नहीं पहुँच पाओगे। वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग जल्दी सुविधाएं ले लेंगे, कुछ को नहीं मिल पाएंगी। यार वो तो हमेशा यहाँ पे रहता ही है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया वैसे भी 132 रैंक पे है, तो डेफिनेटली जितना सरकार प्रॉमिस करती है उतना तो कभी अचीव हो ही नहीं पाता हमारे यहाँ पे। बट कोशिश तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। कोविड-19 का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे और फिर ये बाद में वैक्सीन दिया जाएगा। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इंडिया और चाइना में दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल केस आते हैं और डेथ के केस भी आते हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो और इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो सर्वाइवल रेट वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ये सर्वाइकल ना अर्ली एज में ही, ये सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे पहली बात तो लोग टेस्ट करवाते ही नहीं हैं। टेस्ट तब करवाते हैं जब बिल्कुल उसकी लास्ट स्टेज चल रही होती है कैंसर की। वैक्सीन वाला सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं, राइट? तो वो सब यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए, तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये टॉपिक हम लोगों ने परसों अच्छे से डिस्कस किया था डिटेल में, तो इसलिए आज इस पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं। ये कैग वाला टॉपिक हम लोगों ने कल भी किया था। तो आसाम के अंदर जो एनआरसी हो रहा है भाई, उस एनआरसी के अंदर कई सारी ना दिक्कतें हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं। पहली बात तो वहाँ का जो बजट है शुरुआत में एनआरसी को लेके, वो 288 करोड़ रुपीज़ डिसाइड किया गया था, लेकिन बाद में ये 1600 करोड़ से भी प्लस चला गया। तो एक तो इन पे ये कहा गया कि भाई बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है, धांधली हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस वगैरह भी चल रहे हैं, इरेगुलरिटी काफ़ी ज़्यादा हुई है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि भाई जो लोग एनआरसी में काम करते थे, जिनको मतलब आगे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए गए थे, उनको जो है वेज नहीं दिए गए हैं। सैलरी जो है उनको बहुत कम मिली है, जितनी लीगल तौर पे होनी चाहिए। उसके अलावा विप्रो कंपनी को यहाँ पे सॉफ्टवेयर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। विप्रो कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं और जो सॉफ्टवेयर चलाने वाले जो हैंडलर्स हैं वो किए हैं, उनको सैलरी बहुत कम दिया है। और ये सॉफ्टवेयर ऐसे थे जिसके लिए ड्यू प्रोसेस का यूज़ नहीं किया गया, फॉल्टी सॉफ्टवेयर थे और उसके अंदर जो है हैकिंग वगैरह होने के बहुत चांसेस वगैरह थे। तो वो सब इन्होंने कहा है। तो कैग ने यही कहा है कि भाई एक तो विप्रो के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए और इसके अंदर जो भी लोग थे इन्वॉल्व, ठीक है, आप उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। तो ये जो है कैग की रिपोर्ट में कहा गया है। ये कंटेंट जो कैग का है आप थोड़ा इसको पढ़ सकते हो। पुराना कंटेंट है, मोस्टली बच्चों के पास पहले से ही होगा, लेकिन अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपके लिए तो ये नया कंटेंट हो सकता है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैक्सिमम जो चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं वो लक्ष्मीकांत से कॉपी पेस्ट हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है अपनी तरफ से। कुछ चीज़ें आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, खासकर ये हिस्ट्री वाला पॉइंट, ये आई थिंक आपकी लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला जो टॉपिक अपने पास आता है, इलेक्शन कमीशन टू बिगिन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन आसाम टू यूज सेंसस फिगर ऑफ 2001। तो अभी ये JNK के अंदर किया गया था डीलिमिटेशन। देखिए लिमिटेशन, डीलिमिटेशन, इस वर्ड के अंदर ही इसका पूरा मतलब छिपा हुआ है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब
लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी लोकसभा के लिए, और जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहां से हम लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए इलेक्ट करते हैं। तो जिस एरिया से एक एमपी और जिस एरिया से एक एमएलए इलेक्ट किया जाता है उस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो हर 10 साल के बाद हमारे देश में सेंसस होता है, पॉपुलेशन चेंज होती है, माइग्रेशन वगैरह लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हर पॉपुलेशन सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है ताकि ये जो एरिया है उसको डिफाइन किया जा सके। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डीलिमिटेशन लिटरली मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंज इन द पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन कम ज़्यादा हो जाती है भाई, और माइग्रेशन भी बहुत लोग करते हैं, ऑल दैट, वो सब चीज़ें रहती हैं। और पार्लियामेंट ने जो है अंडर आर्टिकल 82 कानून पास किया जाता है हर डिलिमिटेशन कमीशन को लेके। आर्टिकल 170 कहता है कि भैया स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से हमारे एमएलए वगैरह चुने जाते हैं। तो ये तो एक अलग अलग चीज़ें हो गई। और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट सबसे पहली बार 1952 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। 52 में, 63 में, 73, 2002 में इस एक्ट के तहत हम लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है। ये सेंट्रल लेवल की बात कर रहा है। स्टेट लेवल पे अभी हम लोगों ने J&K का बनाया था, अभी हम लोग आसाम का बना रहे हैं। ठीक है, और डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इसके चेयरपर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो अलग अलग स्टेट के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक सीधी सी बात यह है कि मान लो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख लोग मान लो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, तो पूरी कंट्री के अंदर ये 10 लाख वाला क्राइटेरिया ही फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया तमिलनाडु के अंदर तो 7 लाख लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहे हैं और वो हरियाणा के अंदर जो है 10 लाख लोग कर रहे हैं, यूपी के अंदर 15 लाख लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। तो डीलिमिटेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल अपने लीडर को इलेक्ट करें, उस यूनिफॉर्मिटी के लिए किया जाता है। एक और जो इसमें फंक्शन होता है वो होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन होती है वो डिसाइड की जाती है। किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट अगर वो ज़्यादा होते हैं तो उसको वहाँ पे रिजर्व जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये भी जो है यहाँ पे किया जाता है। मज़ेदार बात यह है कि इलेक्शन, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, समझ रहे हो। मतलब इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि इसके डिसीजन को आप कोर्ट के अंदर भी चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू से परे है, आप ये कह सकते हो। तो ये होता है भैया डिलिमिटेशन कमीशन। अभी आसाम के लिए इसको किया जाएगा और जो सेंसस फिगर है वो 2001 वाले लिए जाएंगे, 2011 वाले नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये फिक्स किया जा चुका है 2001 का सेंसस। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी कि देखिए तो करंट अफेयर की क्लास है तो इसमें हर चीज़ तो आपको मैं नहीं करवा पाऊंगा बहुत डिटेल में, बट लक्ष्मीकांत में थोड़ा आप जाके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। और कल एक सवाल आपसे पूछा गया था प्रसाद स्कीम को लेके और इसका आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं। बाकी अगला जो टॉपिक अपने पास आता है वो है, देखिए, सेंटर येट टू मेक इट स्टैंड क्लियर ऑन द राम सेतु पेटिशन। देखिए राम सेतु के लिए ना एक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक पेटिशन डाली हुई है और स्वामी जी ये कह रहे हैं कि भैया राम सेतु को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल और कल्चरल रेलेवेंस है, रिलीजियस रेलेवेंस है। अब उसके जवाब में सरकार जो है वो कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। एक टाइम पे सरकार ने ये कहा था कि राम सेतु सेतु है ही नहीं, वो तो एक नेचुरल फॉर्मेशन है। ठीक है, जहाँ पे कुछ लाइमस्टोन्स के शोल्स वगैरह हैं। कभी सरकार कहती है कि हाँ इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, कभी सरकार कहती है कि सैटेलाइट से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी सरकार कहती है कि हो सकता है ह्यूमन मेड हो, कई बार सरकार कहते हैं कि भैया ये तो राम नाम का कोई आदमी था ही नहीं, ना ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं, है ना, ऑल दैट। तो सरकार का कोई खास इसमें स्टैंड रहा नहीं है अभी तक। पिछली सरकारों ने भी यही कहा, अब की सरकार भी यही कह रही हैं। अब के सैटेलाइट इमेज से हमें कुछ खास पता चला नहीं, कभी कभी लगता है कि ह्यूमन मेड है, कभी कभी लगता है नेचर ने बनाया है। तो सरकार अभी स्टैंड क्लियर यहाँ पे नहीं कर रही है क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई हाई प्रोफाइल साइंटिफिक कमेटी इसके लिए बनाई नहीं है जो इसमें जाके रिसर्च करे एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे। हालांकि अमेरिका वगैरह में कई रिसर्च हुई हैं, पिछले 10-12 साल से वहाँ पे रिसर्च हो रही थी, उसका भी आउटकम आया है। और अमेरिका के उस रिसर्च ने कहा है कि भाई ये एक ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। अब वो राम जी ने बनाया है किसी और ने बनाया है वो बात अलग है ना, बट ये ह्यूमन मेड है।
और उसके पीछे उन्होंने सबसे बड़ा एविडेंस जो दिया है वो ये दिया है, उन्होंने एक्चुअली कार्बन डेटिंग किया है और कार्बन डेटिंग करके उन्होंने ये पाया कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखिए थोड़ा सा इधर जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो स्टोन्स हैं, ठीक है, स्टोन्स की जो एज है, स्टोन्स की जो एज है और उसके नीचे जो बेस है, सैंड कह सकते हो, सैंड बार जो हैं, उनकी एज में डिफरेंस है। स्टोन जो है वो पुराने हैं, जबकि सैंड की जो एज है वो कंपैरेटिवली नहीं है। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? ऐसा तो इसलिए पॉसिबल हुआ होगा कि पहले सैंड को वहां पे हुआ होगा, उसके बाद आप कहीं और से स्टोन लेके आए होंगे, आपने उसके ऊपर डाला होगा, और भी कई सारे एविडेंस दिखाए गए हैं उस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर। बट एनीवेज, सरकार का जो यहाँ पे स्टैंड है वो अभी तक बहुत क्लियर है नहीं। लेकिन ये जो राम सेतु वाला जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी पुराना है, अटल जी की सरकार हुआ करती थी तब पहली बार इसके बारे में चर्चाएं की गई थी 1978 1997 1998 में। फिर प्रोजेक्ट को 2005 के अंदर जो है मंजूरी दे दी गई थी। तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 2007-8 में सरकार ने कहा था कि भाई ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, इसका ह्यूमन मेड नहीं है। अभी प्रेजेंट की सरकार भी ऑलमोस्ट कुछ वैसा वैसा ही बोल रही है, क्लियरली नहीं बोल रहे हैं ये लोग, बट कुछ कुछ स्टैंड वैसा ही है। तो एडम्स ब्रिज इसको कहा जाता है और ये 48 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो उस डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे ह्यूमन मेड है क्या है, क्योंकि वो तो सरकार का काम है फाइनली। और लाइमस्टोन शोल्स जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु की साइड में जो है पंबन आइलैंड है और श्रीलंका की वाली साइड में मन्नार आइलैंड है, जो जिनको आपस में ज्वाइन करता है, राइट। और ये शिपिंग कनाल के लिए बेसिकली बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर अभी अभी आपको मान लो मुंबई से विशाखापट्टनम जाना है तो पूरे श्रीलंका को क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है 20-25 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं आपको जाने में। लेकिन अगर आप यहाँ से जाओगे, ठीक है, ये रोड सीधा जाओगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो सकता है, राइट। और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स हैं स्पेशली, है ना, गुड्स, उनकी डिलीवरी वो है बहुत फास्ट हो सकती है। बट इसमें दिक्कत ये है कि ये जो बीच वाला रीजन है काफ़ी शैलो रीजन है, मतलब इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए आपको ड्रेजिंग करना पड़ेगा, इसको खोदना पड़ेगा, राइट, ड्रेजिंग करना पड़ेगा ताकि डेप्थ मिल सके। अब भैया बड़े बड़े शिप के लिए तो डेप्थ चाहिए ना आपको। अब उस ड्रेजिंग में भी प्रॉब्लम है, ड्रेजिंग में यह प्रॉब्लम है, यहाँ की जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ओशन बॉटम पे जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है, और यहाँ के जो कोरल रीफ्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। और यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी हैं, ऑफ कोर्स भैया वो तो फिशिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनका पूरा एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सब होगा। हाँ, और कल्चरल जो रेलेवेंस है, हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, रिलीजियस रेलेवेंस है, वो तो अलग है ना, वो पूरा डिस्टर्ब होगा। तो मामला बड़े सालों से खींच रहा है। देखिए 1997 में सबसे पहली बात शुरुआत इसमें अटल जी के टाइम पे हुई थी, अब तक ये मामला अटका ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ, देख अल्टीमेटली सरकार के ऊपर बात आ जाती है ना। सरकार कोई साइंटिफिक कमेटी बनाएगी, डिबेट करेगी, डिस्कशन करेगी, कुछ ना कुछ एविडेंस लेके आएगी, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है भाई। चलिए, ग्रीन हाइड्रोजन में गेट टू बिलियन इंसेंटिव। तो सरकार तो चाहती है भैया इंडिया को एक हाइड्रोजन हब बनाया जाए 2070 तक इंडिया हाइड्रोजन हब बनेगा। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करते हैं, नेट ज़ीरो की बात करते हैं, है ना, न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, कार्बन कैप्चर की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल के रूप में देखा गया है। क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है, सस्ता पड़ता है और काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। लेकिन फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन तो छोड़िए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इंडिया जो है उस साइड में कुछ करना चाहता है। और अगर कोई आदमी, कोई कंपनी अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह प्रोड्यूस करेगी तो उसको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सा माहौल बने, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले काम करने का इस साइड में। तो हाइड्रोजन एक्चुअली कई तरह की हो सकती है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लैक हाइड्रोजन। है तो ये हाइड्रोजन ही, बस थोड़ा सा क्या रहता है इसकी प्रोडक्शन के लिए इनमें फ़र्क होता है। देखिए H2 हमारे पास पानी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या करते हैं, इस पानी में से हाइड्रोजन सेपरेट कर देते हैं, ऑक्सीजन सेपरेट कर देते हैं। इस हाइड्रोजन को हम लोग ऐसा फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होता है बस, और ये हर प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब बात यहाँ पे उठती है कि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइजर्स को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो कौन सी हाइड्रोजन है। देखिए, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइजर्स को जो हम लोग दे रहे हैं, अगर वो रीन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, सोलर से आ रही है, विंड वगैरह से आ रही है, तो वो होगी ग्रीन हाइड्रोजन।
तो ये साफ सुथरी हाइड्रोजन होती है। इसकी प्रोडक्शन में भी हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किया है, और हाइड्रोजन अपने आप में तो क्लीन एनर्जी है ही, उसे कहते हैं ग्रीन। ब्लू किसको कहते हैं? ब्लू में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ नहीं करते, नॉर्मल कोल बेस्ड एनर्जी का यूज़ करते हैं, बट इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, हम उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज नहीं करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट से ही बिजली आ रही है, लेकिन उस थर्मल पावर प्लांट से जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, हम उसको कैप्चर करके स्टोर करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज नहीं करते हैं। उसे कहा जाता है ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है? जिसमें वो जो बिजली आती है वो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है, नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस कोल के कंपैरिजन में काफी क्लीन होती है, लेकिन उसमें हम कैप्चर नहीं करते हैं। कैप्चर तो हम पहले वाले में करते हैं, ऊपर ब्लू वाले में कैप्चर नहीं करेंगे, लेकिन नेचुरल गैस का यूज करेंगे, तो थोड़ी सी कम पोल्यूटेंट होती है ये, इसे कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। और ब्राउन हाइड्रोजन तो भैया सबसे खतरनाक होती है, इसमें तो हम लोग कोल का सीधा सीधा यूज करते हैं, कोई कार्बन कैप्चरिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो वो ब्राउन हाइड्रोजन होती है, जिसको बिल्कुल भी एनकरेज नहीं किया जाता है। बाकी ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा एनकरेज किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज नहीं होती, ना तो ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और ना ही आफ्टर प्रोडक्शन। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट ट्वीक्स जीएसटी रूल्स फॉर द क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट टैक्स। ये क्या रूल चेंज हुए नहीं हुए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हम लोग को कि कैट का पेपर तो सॉरी हम लोग यहाँ पे कोई जीएसटी का पेपर तो दे नहीं रहे हैं, हमें कोई अकाउंटेंट तो बनना नहीं है। हमें सिर्फ सिंपली टर्म पता होनी चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स यूज होती हैं। कल भी हम लोगों ने एक जी सैक वाली टर्म पढ़ी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज आपको बताता हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इससे डबल ट्रिपल टैक्सेशन नहीं होता। अब आप बोले सर ये क्या होता है? मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा क्या होता है। जैसे मान लो, आप ये मान लीजिए कि भाई एक मैन्युफैक्चरर है और वो ब्रेड बनाता है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो ब्रेड बनाता है। ब्रेड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको आटा चाहिए। ठीक है, आटा वो किससे लेगा? फार्मर से लेगा। अब मान लो इस आदमी ने, ब्रेड बनाने वाले ने, वो आटा 200 रुपए में लिया एक फार्मर से, क्यों? फार्मर ही गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है भाई, उससे वहां से उसने जो है वो, हालांकि ये फ्लोर बनाने वाला, आटा बनाने वाला कोई और हो सकता है, आटा बनाने वाला जो व्हीट है वो किसान से ले रहा होगा। तो सारी चेन में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना मैनेज कर लो कि ब्रेड बनाने वाले आदमी ने दूसरे आदमी से 200 रुपए का आटा लिया। ठीक है, इसने 200 रुपए का आटा लिया और उससे ब्रेड बनाया। इस ब्रेड को फर्दर उसने 400 रुपए में बेच दिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जब ब्रेड बनाने वाला आदमी आटा खरीद रहा है 200 रुपए में, तो इसके ऊपर वो टैक्स पे करता है सरकार को। तो सपोज इसने 50 रुपए इसमें टैक्स पे कर दिया है 200 रुपए में से। ठीक है, अब जिस आदमी ने ब्रेड खरीदा है, XYZ कोई भी हो सकता है, इस आदमी ने 400 रुपए में खरीदा है, तो ये आदमी 400 रुपए के ऊपर टैक्स पे करेगा। सपोज इसने 100 रुपए टैक्स पे किया, तो आप ये देखिए यहां पे इस 400 रुपए के अंदर ऑलरेडी ये 50 रुपए टैक्स तो इंक्लूड है ना। अल्टीमेटली सामान तो 150 रुपए का था, 50 रुपए तो टैक्स था उसके ऊपर, आटे के ऊपर, तभी तो 200 रुपए हुआ था। तो इसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। तो ये XYZ अगर 400 रुपए देगा तो टैक्स के अंदर फिर से टैक्स हो गया, तो ये तो डबल काउंटिंग होगी टैक्स की, है ना? ऐसे तो होगा ना। तो ये क्या करते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि भाई इस आदमी को 50 रुपए वापिस मिल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी ब्रेड वाले ने दिए हुए हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसे कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरा स्क्रीन शायद थोड़ा फ्रीज हो गया है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसे मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये भी काम कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा कई बार टेक्निकल दिक्कत आ जाती है करते करते। तो मैं टॉपिक दोबारा करवा देता हूँ आपको। ठीक है, शायद वो स्क्रीन का इशू हो गया होगा। हाँ, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि भाई जिसमें हम लोग
ताकि आपको डबल टैक्स ना पे करना पड़े। दोबारा से एग्जांपल वो मैं दे देता हूँ। जैसे एक ब्रेड बनाने वाला आदमी है, उस ब्रेड वाले बनाने वाले आदमी ने किसी से आटा खरीदा 200 रुपए में, ठीक है, 200 रुपए में। इस 200 रुपए के अंदर 50 रुपए उसने टैक्स पे किया, ठीक है, क्योंकि जब चीज खरीदते हो तो आप टैक्स पे करते हो। एक्चुअली कीमत इसकी 150 रुपए है, 50 रुपए टैक्स है। अब इस ब्रेड बनाने वाले आदमी से जो है किसी और ने ब्रेड खरीदा, मान लो जिसको जो है ब्रेड सैंडविच बनाना है, कुछ भी, कोई रेस्टोरेंट वाला कोई भी हो सकता है, उसने ये ब्रेड खरीदा 400 रुपए में। अब एक्चुअली कीमत इसकी 300 रुपए है, लेकिन उसने 400 रुपए के अंदर 100 रुपया टैक्स पे किया है। बड़ा मान के चलिए, अगर वो आदमी यहाँ पे 100 रुपए टैक्स पे कर रहा है 400 रुपए के ऊपर, भैया इस 400 रुपए में तो 50 रुपए यहाँ वाले ऑलरेडी इंक्लूड है ना, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। ब्रेड वाले ने भी टैक्स दिया, इसने जो है सैंडविच वाले ने भी टैक्स दिया, और खाने वाला भी टैक्स देगा। हर कोई हर जगह पे टैक्स दे रहा है। ये इससे बचने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम का एक सिस्टम होता है, जिसमें ये 400 रुपए बनाने वाला आदमी इस 50 रुपए को माइनस करवा सकता है सरकार से, कि ये कह के करवा सकता है क्योंकि सर ये 50 रुपए ऑलरेडी ब्रेड वाले ने दे रखे हैं तो मैं इसको नहीं दूंगा। तो उसके अकाउंट में, हालांकि पे वो 100 रुपए ही करता है, लेकिन ये 50 रुपए उसके अकाउंट में वापिस आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 50 रुपए ब्रेड वाला दे चुका है। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये डबल टैक्सेशन से बचने के लिए यूज होता है। अभी फिलहाल इतना ही आपको करवा सकता हूं मैं, क्योंकि इकोनॉमी की क्लास तो है नहीं है, बट इतना समझ लीजिए कि एक चीज के ऊपर आपको बार बार टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपके अकाउंट में पैसे वापिस आ जाते हैं, क्योंकि वो टैक्स ऑलरेडी पिछले वाला आदमी पे कर चुका है, ठीक है। वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फार्मर हो सकता है, फार्मर ने जो है वो गेहूं प्रोड्यूस किया, ठीक है, फार्मर से जो है आटा चक्की वाले ने गेहूं खरीदा, आटा बनाया। अब हो सकता है ये 100 रुपए में खरीदा हो, 100 रुपए का खरीद के उसने 200 रुपए का आगे ब्रेड वाले को बेचा, ब्रेड वाले ने आगे रेस्टोरेंट वाले को 400 रुपए में बेचा। हर स्टेज के ऊपर टैक्स इंक्लूड होता रहता है, तो वो टैक्स आगे आगे ना जाए, तो पिछले वाले आदमी को जिसने टैक्स पे किया है उसको वापस पैसा मिल जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस होता है वो कंज्यूमर पे करता है। कंज्यूमर मान लो उसका जो है 500 रुपए में सैंडविच खा रहा है, ये वाला उसका रियल प्राइस होता है। हर टैक्स ऐड होके वो कंज्यूमर के ऊपर चला जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, कई लोगों को लगता है शायद वो डायरेक्ट टैक्स होगा, तो कंजप्शन बेस्ड होता है, जैसा मैंने बता ही दिया, ठीक है। और ये फाइनल पॉइंट के ऊपर लगता है, डेस्टिनेशन के ऊपर, तो जो कि यहाँ पे कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो जब जीएसटी को लागू किया गया था, कई सारे सेंटर के ऐसे टैक्सेस थे जो रिमूव हो गए थे, जैसे ये वाले। कुछ स्टेट वाले टैक्स थे जो कि जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो गए थे, तो ये थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पे कंटेंट डाला नहीं है, क्योंकि जीएसटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए, फोकस ऑन अफ्रीका, द हार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, एडिटोरियल है, निकल जाएंगे करके इसको हम लोग, ठीक है। देखिए, अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज आते हैं, इनमें से मोस्टली कंट्री डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, गरीब ही है ऑलमोस्ट ये पूरा कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडिया भी G20 का मेंबर है, तो हम लोग डेफिनेटली अफ्रीका के कोज को सामने रखेंगे, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका के बीच में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। तो G20 का प्रेसिडेंट होते हुए इंडिया ये चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अभी थोड़े समय पहले मिस्टर बाइडेन ने भी यूएस अफ्रीका समिट किया था, उन्होंने भी कहा था कि भैया G20 का परमानेंट मेंबर अफ्रीकन यूनियन को बनाना चाहिए। अब बनेगा कि नहीं बनेगा वो एक अलग बात है, बट मिस्टर बाइडेन ने प्रॉमिस तो बहुत सारे किए हैं। मिस्टर बाइडेन ने जो है बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट की बात भी किया है। इवन बाइडेन ने तो ये भी कह दिया है कि हम लोग अफ्रीकन यूनियन को, अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट, यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ऐसा कहा है। अब देखिए, अमेरिका भैया जितना मर्जी जोर लगा ले, आप चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते, खासकर अफ्रीका के अंदर, क्योंकि चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 254 बिलियन का सालाना ट्रेड होता है दोनों के बीच में, और यूएसए का ट्रेड वो हार्डली 50-60 बिलियन डॉलर है। तो भैया बहुत फर्क है ना, क्योंकि चाइना अर्ली प्लेयर है वहाँ पे, 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है अफ्रीका के अंदर चाइना। और 2000 के अंदर एक फोरम ऑन चाइना अफ्रीका को कोऑपरेशन बनाया गया था। हर 2-3 साल के अंदर इसकी मीटिंग होती रहती है, तो ये लोग बहुत कुछ काम करते हैं, और इसके बदले में अफ्रीकन कंट्रीज़ चाइना को सपोर्ट करती हैं बहुत सारे चीज़ों में, जैसे वन चाइना पॉलिसी हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हुआ, राइट, वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। चाहे
चाइना की पॉलिसी कितनी ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन भैया अफ्रीकन कंट्री सपोर्ट करती हैं, है ना, ये है अल्टीमेट रियलिटी। इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है? देखिए, इंडिया के रिलेशन अफ्रीका के साथ चाइना के कंपैरिजन में बहुत पुराने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट में भी होंगे। तो हम लोग उस चीज़ के बेसिस पे प्रेजेंटली अफ्रीका को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भी होता है, इसकी लास्ट मीटिंग 2015 में हुई थी, तो जल्दी से जल्दी इसकी मीटिंग होनी चाहिए। अभी तक 7 साल हो गए हैं, ठीक है। और रिसेंटली कोविड की वजह से समझ लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इन्फ्लेशन दुनिया भर में चल रहा है, तो थोड़े रिलेशन डाउनवर्ड गए हैं इंडिया और अफ्रीका के। लेकिन अभी दोबारा से सरकार को चाहिए कि इसको थोड़ा और एनहेंस करे, और G20 प्रेसिडेंसी का इंडिया यहाँ पे फ़ायदा उठा सकता है। यूरोपियन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए एडवोकेट कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनता है आपका छोटा सा आर्टिकल। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था जो आपको पहले ना पता हो, बट ये जब चीज़ें हम लोग बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है ना। बस उसके लिए हमने इसका आपको बताया है। दूसरा एडिटोरियल है हैंडलिंग द फॉल आउट ऑफ द चाइना विल्टेड कोविड स्ट्रेटजी। तो भैया जब कोविड आया तो अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग स्ट्रेटजीज को यहाँ पे फॉलो किया। तो 2 स्ट्रेटजी मेनली हैं। पहली कहती है कि भैया हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करो, है ना, जनता के अंदर कोविड को आने दो, वायरस को आने दो। जब वायरस आएगा तो वो अपने आप इम्यून हो जाएंगे। इसमें नुकसान ये होता है, इसमें बहुत सारी डेथ हो जाती हैं। अमेरिका ने, यूरोप ने, इंडिया ने इसी पॉलिसी को फॉलो किया, डेथ भी हुई, यूरोप में भी हुई, अमेरिका में भी, यहाँ पे हुई, ठीक है। चाहे अब भैया दुनिया की जितनी मर्जी डेवलप्ड कंट्री हो, वायरस तो अपना असर दिखाने ही वाला है, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा जो जर्मनी में हुआ, जो इटली में हुआ, जो ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ, इंडिया में हुआ। लेकिन ये एक पॉलिसी है, ठीक है। इनिशियली डेथ वो होती जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है जीरो कोविड स्ट्रेटजी, जो कि कई सारी कंट्री ने फॉलो किया। ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो किया, न्यूजीलैंड ने, चाइना ने। इसमें क्या रहता है, इसमें लॉकडाउन्स किए जाते हैं। जैसे ही 2-3 केस आते हैं, पूरा सिटी लॉकडाउन कर दिया जाता है, बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, कोई फ्लाइट बाहर नहीं जाएगी, अंदर नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी किया जाता है। तो पहले आप लॉकडाउन लगाओगे, वैक्सीनेशन करोगे, एक बार जब आपको लगता है कि मोस्टली पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है, तब आप इस रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दोगे। ये पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने अपनाई थी। लेकिन चाइना भाई एक हाथ आगे चला गया। चाइना ने अनरियलिस्टिक पॉलिसी को फॉलो किया। दिक्कत ये हुई कि चाइना भी चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरह काम करे, ताइवान की तरह काम करे, साउथ कोरिया की तरह काम करे, बट दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि चाइना की वैक्सीन चाइना के सामान के जैसे इफेक्टिव है ही नहीं। जैसे चाइना का सामान होता है ना, कोई भरोसा नहीं, वैक्सीन का भी कोई भरोसा नहीं। वैक्सीन लगाया जरूर, लेकिन इफेक्टिव था नहीं। साथ के साथ उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। खासकर चाइना में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो थोड़ा सिटीज़ में ठीक है, लेकिन आप सिटी से जैसे ही थोड़ा गाँव में जाते हो, छोटे शहरों में जाते हो, तो इंडिया से भी बेकार है। उसका असर उनको भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना में इतने लॉकडाउन लग रहे थे, इकोनॉमी इतना डाउन चला गया था कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे। सरकार ने सोचा कि ठीक है, अब इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लो मरो। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है जी, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं किया, ठीक है। और वायरस को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाए। चाइना को लगा कि भाई ये लॉकडाउन कर देंगे तो वायरस अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बट वो वायरस बैठा रहता है छुप के कहीं ना कहीं। जैसे ही आपने ढील बरती तो आ जाता है। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि नए नए वेरिएंट पैदा होने का यहाँ पे खतरा हो गया है, क्योंकि जब लार्ज पॉपुलेशन को वायरस फैलता है तो वायरस म्यूटेशन करता है ना। तो हो सकता है अब वहाँ से पूरी दुनिया में दोबारा से कोई ना कोई नया वेरिएंट आ जाए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स। इनका ये कहना है कि भैया चाइना में क्योंकि मोस्टली ओमिक्रॉन्स और उसके सब वेरिएंट्स हैं, ऑलरेडी ओमिक्रॉन ने इंडिया में तबाही मचा दिया है, दुनिया में भी ओमिक्रॉन ने तबाही मचा दिया है। तो लार्ज स्केल इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून हो चुकी है ओमिक्रॉन को लेके, बट स्टिल कुछ ना कुछ नए वेरिएंट यहाँ पे आ सकते हैं। अगर चाइना में कोई नया वेरिएंट आया और चाइना ने उसका डेटा अगर दुनिया के साथ शेयर नहीं किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चाइना को चाहिए कि वो डेटा शेयर करे, कितनी डेथ हो रही है, कौन से नए वेरिएंट आ रहे हैं, वो ऑल दैट, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया में अभी क्या स्टेटस चल रहा है? इंडिया में 8% जो एडल्ट हैं, मतलब जो 18 प्लस हैं, उन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया है। 73% लोगों ने अभी तक इंडिया में बूस्टर डोज नहीं लिया है। तो यानी कि इंडिया में भी लाखों करोड़ों लोग अभी भी प्रोन टू कोविड हैं, उनको कोविड हो सकता है, क्योंकि अपने सेकंड डोज भी नहीं लिया, फर्स्ट डोज इतना प्रोटेक्शन थोड़ी प्रोवाइड करवाता है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? पहली बात तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया उनको वैक्सीन लगाइए जल्दी से जल्दी।
दूसरी बात, सर्विलियंस को बढ़ाइए, टेस्टिंग को बढ़ाइए, खासकर एयरपोर्ट्स के ऊपर जो जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते हैं, है ना? अभी यूपी के 2-3 लोग आए थे चाइना से, उनको कोविड मिला है, उनको एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़ लिया, पता चल गया, अभी उनको जो है आइसोलेशन के अंदर रखा गया है। तो ये थोड़ा सर्विलेंस आप यहाँ पे बढ़ाइए। बूस्टर डोज़ को थोड़ा-सा और जो है आपको प्रोवाइड करवाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ भी हैं, एक ही चीज़ के लिए काम कर रही हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो फोकस है वो कहीं हट रहा है। तो आप प्रॉपर तरीके से 1-2 मिनिस्ट्री, 1-2 डिपार्टमेंट बनाइए जो आपस में मिलके काम करें। वन हेल्थ अप्रोच, तो मतलब इनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों के ऊपर ही नहीं, क्योंकि जूनोटिक डिसीज हैं, तो एनिमल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये वायरस एनिमल से ही ह्यूमंस के अंदर आया है। तो एनिमल्स, ह्यूमंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, हर चीज़ का ध्यान रखिए, तभी जाके कंप्लीट आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन को। तो ये कुछ-कुछ जो है इन्होंने यहाँ पे जो है बताया है, और कुछ पॉइंट जो आपको मिल ही गए होंगे डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है? तो एडिटोरियल में ऐसा कुछ था नहीं जो आपको पहले से ना पता हो, बट ठीक है, हल्का-फुल्का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे डेफिनेटली आपकी नॉलेज में हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो भई सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।